जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ओके। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो मैं एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया सब्जेक्ट F3 FA। अगर इसी से एक का तीसरा पेपर है ये F3। चलें वो आज उस पर बात करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं आज। इस कोर्स में आपने सिर्फ ये फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाऊँगा मैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बहुत ही बेसिक लेवल है, इसके एडवांस लेवल के लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने कुछ अपलोड भी किए हैं। F7 क्या है इसका एडवांस लेवल, वो भी आप एक और मेरी प्लेलिस्ट है जिस पे आप ये देख सकते हो लेक्चर्स। आज मैं सिर्फ बेसिक लेवल पे लेके चलूँगा। स्टार्टिंग में टाइप ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, ओके। टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपके पास आता है सोल ट्रेडर, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर जो जैसे कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, एक सोल ट्रेडर जो अकेला मालिक है। पार्टनरशिप क्या होता है? सोल मीन एक ट्रेडर, पार्टनरशिप मोर देन 2 people और मोर देन 1 people। जब ये दोनों कंबाइन बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप में आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? कंपनी का मतलब है जिसमें ऑनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। इसमें लाइक मोर देन से 50, इसमें मिलियंस भी हो सकते हैं, शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी जो है अपना बिजनेस करते हुए आपको इनको भी एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनको हर एक को अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो अकाउंटेंट इनकी प्रोफाइल बनाएगा तो यूज़र स्टेक होल्डर भी कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि कौन कौन से यूज़र हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए। ये हम लोग अकाउंट्स किस किस बंद के लिए बनाएंगे। अब ये समझ लें कि हमारे अकाउंट के यूज़र्स कौन कौन से होंगे। एक हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कंपनी की मैनेजमेंट देख सके कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना बनाया कंपनी ने, कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसमें गियरिंग्स कितनी है, यानी कि कंपनी ने लोन तो नहीं उठाया हुआ, कितना लोन उठाया हुआ है, कंपनी ने कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना, और अगर इंटरेस्ट देना तो कितने % देना है। ये मैनेजमेंट के लिए है, क्रेडिट कंट्रोलर्स के लिए। फिर इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट्स की चाहिए होती है किसके लिए? ओनर्स के लिए, ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स के लिए। देखो ऑनर्स कह लो या फिर शेयर होल्डर, जैसे लिमिटेड कंपनी है उसके ऑनर्स कौन होते हैं? वो शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया तो जो शेयर्स जो कंपनी के शेयर्स ख़रीदेगा वो उसके इक्विटी शेयर ख़रीद रहा है ना, तो इक्विटी शेयर ख़रीदेगा, उसका कैपिटल ख़रीद रहा है। तो जब उसका कैपिटल ख़रीद रहा है इसका मतलब वो ओनर हो जाएगा, वो कंपनी का ओनर है। अगर मैंने एक कंपनी के 50% शेयर ले लिए हैं तो फिर मैं उस कंपनी का 50% जो है वो मैं ओनर हो गया ना, उस कंपनी का, उस कंपनी का मैं मालिक बन जाऊँगा 50% का, क्योंकि मैंने 50% शेयर ख़रीद लिए हैं। अगर मैंने से 10 पाउंड के लिए तो मैं 10 पाउंड के शेयर्स होल्डर होऊंगा, तो 10 पाउंड के मलकियत होगी मेरी कंपनी के अंदर, ठीक है।
फिर कौन सा होता है, इसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए होती है, ओनर्स को। क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? देखने के लिए कि ईपीएस कैसा है, अर्निंग पर शेयर कितना है, इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हमें कितना कमा के देंगे, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स का ही समझ लें, जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो वो सबसे पहले तो ये देखेगा ना, अकाउंटिंग पोजीशन कैसी है इस कंपनी की, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, प्रॉफिट की लिक्विडेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है अभी हम लोग शेयर ले लें बाद में इसकी प्राइस गिर जाए तो हमें तो लॉस होएगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर अकाउंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होती है। फिर लेंडर्स को भी चाहिए होती है। लेंडर्स का मतलब है बैंकर्स और लोन गिवर्स, जिन्होंने लोन देना है। आपने सपोज करें कंपनी ने लोन अप्लाई किया तो बैंक लोन देने से पहले उस कंपनी को देखेगा ना, प्रोफाइल देखेगा इस कंपनी को कि यार ये इस काबिल भी है कि वापस कर सके, इसमें इतनी पावर है, इसमें इतनी लिक्विडिटी है, इसके पास इतना कैश है कि मैं इसको ये मुझे वापस भी देगा। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे एक मैं हूँ, मैं जाके एक लोन अप्लाई करता हूँ बैंक में, बैंक मुझे नहीं जानता, वो मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा, वो बोलेगा यार इसके प्रॉफिट तो 5 लाख से ऊपर कभी गए ही नहीं, 3 सालों में, पिछले 3 सालों में इसके प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर कभी गए ही नहीं, तो इसने लोन क्यों 10 लाख का अप्लाई किया, ये तो रिजेक्ट कर देगा मेरा लोन। वो कहेगा यार इसके पास तो पैसे ही नहीं वापस करने के। अब सपोज करें मलिक रियाज साहब जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, वो उसकी तो उनको तो बैंक जानता होएगा, उनको मार्केट में अगर 10% है ना तो उनको 5% में भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। सब बैंकर्स को पता है कि चलो ठीक है पैसा तो आ ही जाएंगे, पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो रिस्क ही नहीं है। अगर रिस्क कम है तो फिर इसको इंटरेस्ट भी कम देंगे। ठीक है, लैंडर्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और किस लिए है? एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, उनके लिए भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन वो भी यूज़ कर सकते हैं कि कंपनी को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, यार ये कंपनी अच्छी नहीं जा रही, या फिर ये अपना सेक्टर बेची जा रही है, इसने सब्सिडरी बेच दी है, हर आए दिन ये सब्सिडरियाँ बेच रही है, तो वो तो कहेंगे भाई हमारी तो जॉब एट स्टेक है, वो तो कहेंगे हमारी जॉब रिस्क पे है। तो वो इससे पहले कि ये जॉब से निकाल दें और बोलें काम नहीं है, तो वो कोई और ढूंढना शुरू कर देंगे काम। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है। ऐसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों चाहेगी? क्योंकि टैक्स के लिए वो ये देखेंगे कि ये वीएटी एक्यूरेट जमा करवा रहे हैं, सेल इनवाइस कितनी है, परचेज इनवाइस कितनी है, यानी आउटपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स कितना है, तो इन्होंने कितना पे किया और कितना पे करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट को भी चाहिए, कॉरपोरेशन टैक्स के लिए भी। ठीक है, फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक भी यूज़ करती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे हैं यूज़र्स, इसको आप स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हैं। स्टेक होल्डर्स कह लो या यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक आता है एस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे पहले वक्तों में बैलेंस शीट भी बोलते थे, बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और उसके बाद एक और भी है जैसे स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI, सोशी भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये कौन कौन सी स्टेटमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और किस लिए यूज़ होती हैं, मैं आपको वो पर्पज़ बताता हूँ। पहले इसका पर्पज़ इज़, इन सब का मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्पज़।
इसका पर्पस क्या है इन स्टेटमेंट बनाने का? इसका जो पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम लोग क्यों बनाते हैं? ये देखने के लिए कि कंपनी के पास इनकमिंग कैश कितना है और आउटगोइंग कैश कितना है। इनकमिंग कैश, हेलो हेलो, ओके ओके। इनकमिंग कैश कितना है और आउटगोइंग कैश कितना है? आउटगोइंग कैश क्या है, यानी कि कैश फ्लो, हमारा कैश फ्लो, हमारे पास कैश कितना है, कैश फ्लो क्या है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं। अब इनकमिंग और आउटगोइंग में हम लोग क्या देखते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो ऑपरेशन से आए। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये फाइनेंस है। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ लोग 3 तरीके से कैश आता है हमें। या तो ऑपरेशन से आएगा, जैसे कि आपने ऑपरेशन में चीज़ें बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फिर सेल में जाती हैं, सेल करके आप उसमें से पैसा कमाते हैं, पैसा आता है, वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर आता है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंसिंग में क्या आता है, जिसमें आप जो है लोन वगैरह आ जाते हैं, आपने लोन लिया और पैसा आ गया, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो ये कैश आ रहा है। ये हम लोग इसलिए निकालते हैं, कैश लिक्विडिटी देखने के लिए। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम लोग क्यों बनाते हैं? इसका पर्पज़ है टू सी जनरल नेट प्रॉफिट देखने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज़ और रेशियोज़ निकालने के लिए, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो निकालने के लिए, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपको बताता है कि ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। और इसका पर्पस क्या है फाइनेंशियल पोजीशन का, कि आपकी करंटली सिचुएशन क्या है, कंपनी की करंट सिचुएशन, कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, कि कंपनी के पास एसेट कितने हैं, ठीक है। कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितने आपने लोन लिया हुआ है, कोई लोन तो नहीं है, कैपिटल कितना है। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी बेसिक लेवल पे, ठीक है। वैसे भी दो और अकाउंट्स में हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? अकाउंटिंग में हमारे पास एक होते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स और एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे। ठीक है, अब मैंने जैसे ये तीनों स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे। पहले बात करते हैं इस पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा बनती होती है फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि 2000 दिसंबर 2000, सपोज करें दिसंबर ही लिख देता हूँ मैं, दिसंबर 2020। ये हमेशा फॉर द ईयर बनती है, कि पूरे साल की बनती है। और जो फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, वो उस दिन से बनेगी, तो इसलिए हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट डेट। वो उस डेट की पोजीशन क्या है, देखिए ये पूरे साल की पोजीशन क्या है हमारी,
इसमें मैं किसे फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये फॉर्मेट बना रहा हूँ इसका, वैसे बनता ही है। सबसे पहले आपकी सेल्स आती है, सेल्स सपोज करें ये आपकी वैल्यू आई है सेल्स की, इसमें से माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप ये माइनस करते हो, ये जो आती है ये आती है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो भी आपने परचेज़ की हुई है वो प्लस कर देनी है आपने, इसमें से परचेज रिटर्न निकाल देनी है। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो वैल्यू आएगी ना ये होएगी COS यानी कॉस्ट ऑफ सेल, ये निकालते हैं ऐसे वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, ये इस तरह से कैलकुलेट होती है कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद इन सब को इसमें से डिफरेंस लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है। इसमें से जब ये दोनों सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करोगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें अब आपने बाकी सारे खर्चे और इनकम डालनी है। सपोज करें इसमें अगर आपके पास इनकम आती है, इनकम यहाँ पे मैं इनकम का हेड बनाता हूँ, इनकम में आ गई आपके पास इंटरेस्ट आ गया, आपके पास कहीं से इंटरेस्ट आ गया वो आपने ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट, फिर रेंट आ गया, आपने रेंट रिसीव किया है तो वो ऐड कर देना है, कुछ भी अदर इनकम इसमें ऐड हो जाएगी। फिर आपने खर्चे निकालने इसमें से एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में क्या आता है आपका एडमिन एक्सपेंस, रेंट पेड, जो आपने रेंट पे किया है, टेलीफोन का बिल पे किया है, वेजेस पे किए हैं, या कुछ भी कोई भी खर्चे आपने जो है वो इसमें से लेस कर देना है। तो ये पूरे फॉर्मेट में आपने पहले सेल प्लस की, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें ये इनकम ऐड कर दी, उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस इसमें से निकाल दिए, तो ये आएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, तो आखिर में जो बचेगा ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी वो हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये ही है कि ये आपका सारे खर्चे निकालने के बाद आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, एक्सपेंसेस और परचेजेस, इनमें फ़र्क क्या है, एक्सपेंसेस और परचेज में क्या फ़र्क है। इसका मतलब है यू बाय समथिंग, बाय समथिंग, you buy something, say is if you buy something it becomes your asset। अगर परचेजेस का मतलब है कि आपने कुछ ख़रीदा है, तो अगर कुछ ख़रीदा है तो वो आपकी एसेट बन जाएगा, आपका एसेट है। एक्सपेंसेस का मतलब है आपने जो एक्सपेंस किया, आपने जो ख़र्चा पे किया, जैसे इसका मतलब आपने रेंट पे कर दिया, आपने सपोज करें आपने बिजली का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो ये सारे खर्चे जो है ना ये एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस दो किस्म के होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल नेचर के और एक होते हैं रेवेन्यू नेचर के। रेवेन्यू नेचर के
अब कौन सी चीज़ कैपिटल करनी है में लेके जानी है और कौन सी चीज़ रेवेन्यू में लेके जानी है। जैसे मैंने आपको बताया परचेजेज इज योर कैपिटल। कैपिटल वो सब चीज़ें हैं जो आप एसेट परचेज कर रहे हो। जैसे आपने गाड़ी ली है, कार, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें लोगे तो ये आपका एसेट बन रहा है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट बढ़ेगा। जब एसेट बढ़ रहा है तो ये कैपिटल इन नेचर है, तो कैपिटल होएगा, कैपिटल में आएगा क्योंकि ये कैपिटल है आपका। ठीक है, अगर ये कैपिटल है तो ये किस में लेके जाओगे, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है हमेशा। ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो एक्सपेंस आउट नहीं करना उसे, वो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। जो रेवेन्यू है, जैसे कि डे टू डे एक्सपेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ डे टू डे एक्सपेंस। जो डे टू डे के एक्सपेंस हैं वो आपने कैपिटलाइज नहीं करने होते, क्योंकि ये तो रोज़ाना के खर्चे हैं। जैसे आपने पेंसिल ले ली, आपने कैलकुलेटर ले लिया स्टाफ के लिए, आपने बिजली का बल्ब था वो ख़राब हो गया वापस लगा लिया, तो है तो एसेट, लेकिन वो एसेट में नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है ना, तो इसलिए फिर आप उसको डे टू डे एक्सपेंस में कर दोगे। अगर एक्सपेंस करना है तो कैसे, रेवेन्यू जो खर्चे होंगे ना, तो उसको रेवेन्यू को किस में लेके जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, यानी कि एक्सपेंसेस वाले में एक्सपेंस आउट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये तो बात हम लोगों ने पढ़ ली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब वो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बैलेंस शीट जिसे कहते हैं, ये हम लोग बनाते हैं एज एट, सपोज करें एज एट 31 दिसंबर 2020, यानी कि इस दिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना एसेट है, कितना क्या है, सारी चीज़ें। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटीज़। यानी कि आपके एसेट कितने हैं, सासे कितने हैं आपके, और लाइबिलिटीज़ आपके अंदर, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कितनी है, ऑब्लिगेशन यहाँ पे आपके पास जिम्मेदारी कितनी है कि कितने पैसे आपने लोगों के देने हैं। एसेट साइड में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट, जिसमें ये कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 12 मंथ्स, जो हमारे पास एसेट हैं जो 12 महीने से, जिसकी लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ 12 महीने से ऊपर है, इकोनॉमिक लाइफ, जिनकी इकोनॉमिक लाइफ 12 महीने से ऊपर है, जो हम लोग 12 महीने से ऊपर यूज़ करेंगे, वो नॉन करंट एसेट हैं। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, अब हम लोगों ने एक दफ़ा बिल्डिंग बना ली तो वो तो 50 साल खड़ी रहेगी, 100 साल तक खड़ी रहेगी, यानी कि 12 महीनों से ऊपर है तो वो नॉन करंट एसेट है। गाड़ी ले ली, प्लांट, आपने बड़ी मशीनरी लगा ली कोई, तो वो सारी 10-10 साल लाइफ होती है, जिसकी 12 महीने से ऊपर होएगी वो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट। ठीक है, फिर आता है करंट एसेट। करंट एसेट कौन से होते हैं, जो लेस देन 12 मंथ हो, लेस देन 12 मंथ लाइफ, जिनकी लाइफ 10 मंथ से कम हुए। जैसे पेन हो गया, बल्ब हो गए, सॉरी ये तो एक्सपेंस आउट होंगे ना, ये नहीं। जैसे कि आप ये समझ लें, करंट एसेट कौन से होते हैं, इन्वेंट्रीज। सबसे अच्छी बात, जब आपने आपका बिजनेस है मोबाइल का, ठीक है, आपने 100 मोबाइल रखे हुए हैं, तो वो आपका इन्वेंट्री है, जब बिक जाएगा तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैश आपको उसके बदले में कैश मिल जाएगा। तो जिसकी लिक्विडिटी जल्दी बिक जाए वो भी इन्वेंट्री या फिर वो भी आपका करंट एसेट है। कैश, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ये भी करंट एसेट है क्योंकि आप कभी भी स्पेंड कर सकते हो, इसकी लाइफ 12 महीनों से कम है। कैश हो गया, प्री पेमेंट हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है प्री पेमेंट।
प्री पेमेंट अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे इसको डेटर्स भी बोलते हैं। ये दोनों मैं आपको बाद में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ अभी क्या होता है। ठीक है, अब इन सब को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका सपोज करें 2000 आता है। ठीक है, अब कैपिटल एंड लाइबिलिटी की साइड पे देखते हैं। कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी की साइड पे एक ये साइड थी, अब एक ये साइड है, दूसरी साइड पे है। कैपिटल कौन सा होता है, जो ऑनर अपनी जेब से डालता है। कैपिटल वो है जो ऑनर अपनी जेब से डाल के बिजनेस शुरू करता है, वो उसका कैपिटल है। फिर आता है लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि आपने जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। कि आपने पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो भी इसमें ऐड करते रहते हैं, पूरे साल का, यानी इस साल के पूरे साल का आपने प्रॉफिट निकाला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ये लास्ट नहीं लिखे बेशक, अपने पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो इसमें अपने प्रॉफिट में ऐड करना होता है कैपिटल में, वो रिटेन अर्निंग के नाम से। इसके बाद लेस कर दो ड्राइंग्स, अगर तो आपने पैसा बाहर निकालना है कंपनी से। फिर वही नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटी 12 महीनों से ऊपर है, मोर देन 12 मंथ्स लाइबिलिटी, जैसे लोन, अगर आपने कोई मॉर्गेज, जैसे यूके में घर लेते हैं लोग मॉर्गेज के ऊपर, आपने 12 साल का लोन लिया हुआ है, आपने मॉर्गेज पे घर लिया हुआ है, तो वो होगी नॉन करंट लाइबिलिटी, जो 12 महीनों से ऊपर है। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जो 12 महीनों से कम है, वो कौन सी हैं, जैसे अकाउंट पेबल, आपने अकाउंट पेबल या फिर क्रेडिटर्स, यानी आपने इसे ना एडवांस क्रेडिट के ऊपर सेल परचेज़ किया, आपने सामान लिया, आपने बोला कि मैं 2 महीने के बाद दे दूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि आपने उसे 2 महीने बाद पैसे वापस करने हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आप ये सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपके पास ये बैलेंस और ये बैलेंस मैच होना चाहिए, यानी कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटी है उतने के एसेट होने चाहिए, तो फिर आपका अकाउंट बैलेंस होता है। अब मैंने एक चीज़ बताता हूँ, इसमें बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम। एसेट क्या चीज़ होती है, एसेट क्या है, इकोनॉमिक वो हर चीज़ जो कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट दे। जो कंपनी अपने कंट्रोल कंपनी के पास हो है और वो बेनिफिट कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, वो है एसेट। वैसे वो होता है जो जिससे कंपनी बेनिफिट ले रही है। नॉन करंट और करंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, मोर देन 12 मंथ्स, जिनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, मोर देन 12 मंथ्स। जिनकी लाइफ 12 महीनों से ऊपर है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ 12 महीनों से कम हो है, लेस देन 12 मंथ्स। फिर आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, यानी वो सामान जो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा है, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कि आपका ये बिज़नेस ही है,
जैसे गाड़ी सेल करने का अगर मेरा बिज़नेस है तो मेरे लिए गाड़ियाँ जो हैं वो मेरे लिए इन्वेंट्री होएगा। अगर मेरा बिज़नेस मोबाइल का है तो जो मोबाइल होंगे, जितने नंबर मोबाइल होंगे, वो बिज़नेस मेरा मोबाइल बेचने का है तो इन्वेंट्री भी मोबाइल इन्वेंट्री होगी मेरे लिए। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। आपने सेल किया, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट आपने इसको आपने आपने मोबाइल बेचा। सपोज़ मैंने एक बंदे को मोबाइल बेचा, ठीक है, सपोज़ आईफोन मैंने बेच दिया उसे, ठीक है। उसने मुझे कैश नहीं दिया, उसने बोला यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको ना अगले हफ्ते या अगले महीने पैसा दे दूँगा। क्रेडिट सेल की ना मैंने, मेरे लिए वो अब बन गया रिसीवेबल, कि मैंने उसको कहता हूँ कि मैंने उससे रिसीव करना है, रिसीव एबल, कि मैंने उससे अपना पैसा भी लेना है, तो ये मेरे लिए रिसीवेबल बन गया। और इसको डेटर्स भी बोलते हैं, डेटर। प्री पेमेंट क्या होती हैं? प्री पेमेंट होती हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने आपको पैसा देना था, मैंने आपसे मोबाइल की बात की, मैंने बोला यार चलो ठीक है, मुझे मोबाइल आपका अच्छा लगा है, आप अभी मोबाइल अपने पास रखो, मैं आपको ना इसका अभी किसी और को मत बेचना है, मैं आपको 5,000 अभी दे देता हूँ, ठीक है, बाकी 5,000 मैं कल ले दूँगा आपको। या फिर मैं कहता हूँ यार एक काम करो, मुझे आपने 10,000 का देना है ना, तो ये लो 10,000। आप कहते हो यार मैंने अभी बेचना नहीं है, मैं आपको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद बेच दूँगा, तब क्योंकि तब तक मैं अपने लिए एक नया मोबाइल ले लूँगा, ठीक है, आप ये कहते हो। तो फिर मैंने तो आपको एडवांस में पेमेंट कर दी ना, पेमेंट इन एडवांस, आपको मैंने पेमेंट एडवांस में दे दी, पेमेंट इन एडवांस, यानी अभी मैंने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने आपको एडवांस पेमेंट कर दी। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने मुझे मोबाइल देना है, और मैंने तो अपने लिए, मेरे लिए तो एडवांस पेमेंट है, तो इसलिए प्री पेमेंट होगी वो। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है ओनर्स की जेब से जो कैपिटल, जो अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, जैसे अगर मैंने मोबाइल की शॉप डालनी है तो फिर मुझे मोबाइल लेने पड़ेंगे। सपोज़ करें मैं 50 मोबाइल लेके आता हूँ, तो 50 मोबाइल की मुझे सपोज़ करें 1 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, तो जो 1 लाख है वो मेरा कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय ओनर, ओनर ने जेब से दिया ना, तो वो कैपिटल आएगा। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं? अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कैपिटल है। अगर मैं क्या कहता हूँ क्या मुझे ज़रूरत पड़ गई है, मैं अपने कैपिटल से ही पैसा निकाल लेता हूँ बाहर। और विदड्रॉइंग, इसको ड्राइंग्स भी बोलते हैं और विदड्रॉल्स भी बोलते हैं। मैंने क्या किया, मैं बोलता हूँ कि यार अच्छा नहीं लगता मैं तुमसे अपने दोस्त से पैसा मांगूँ, वो बोलेगा भाई आपका अपना बिजनेस है, आप मेरे से पैसे मांग रहे हो। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, दूसरे से मांगने से अच्छा है मैं अपने कैपिटल में से ही पैसा निकाल लेता हूँ। सपोज़ करें अगर मेरा मोबाइल का बिज़नेस है, ठीक है, मैं जो है ना मेरे पास कैश पड़ा हुआ था 1 लाख, सपोज़ करें मुझे ज़रूरत है 10,000 की, तो मैं अपने किसी और से लेने से बजाय मैं अपने दुकान के पैसों से निकाल लेता हूँ, तो वो आएगा ड्राइंग्स। विड्रॉल, अमाउंट टेकन बाय द एम्प्लॉयर, द ओनर, अमाउंट टेकन बाय ओनर। लाइबिलिटी क्या होती है, जिसे ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं? ऑब्लिगेशन यानी कि ये होती है आपकी ज़िम्मेदारी, आपने पैसा अगर किसी का लिया है तो आपने उसे वापस करना है। अमाउंट ओइंग टू बिजनेस, आपने उस बिज़नेस को वापस भी तो करना है,
ये आपकी जिम्मेदारी है, वो लाइबिलिटी है। इसी तरह से इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी भी आती है जो 12 महीने से ऊपर हो है, जैसे आपने लोन लिया हो या मॉर्गेज ली हुई है, या फिर 12 महीने से कम भी आती है, वो करंट लाइबिलिटीज़ में आती है। जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, आपने जो है ना एक छोटा सा लोन लिया है जिसके जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना है। जैसे आपने किसी दोस्त से लोन उठाया है, जैसे मैंने आपसे लोन ले लिया 50,000 का, तो मैं कहता हूँ यार मैं आपको ना 2 महीने के बाद दे दूँगा, यानी कि 12 महीने से कम है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब अकाउंट पेएबल क्या होता है? ये अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल ये आपस में ऑपोजिट है। अकाउंट पेएबल क्या है कि मैंने क्या किया आपसे, मैंने मैंने आपसे मोबाइल लिया, ठीक है, मैंने आपसे मोबाइल ख़रीदा है, मैं कहता हूँ मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मोबाइल में लेके जा रहा हूँ, मैं आपको 3 दिन के बाद पैसे देता हूँ, ठीक है। अब मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी लाइबिलिटी कि मैंने आपको पैसा देना है, क्योंकि मोबाइल तो ले लिया मैंने, कंट्रोल मेरे पास आ गया उसका, तो मैंने जो पैसा देना है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, तो मैं आपका बन गया अकाउंट पेएबल। मुझे अपनी बुक्स में आपका लिखना पड़ेगा कि अकाउंट पेएबल है, कि मैं आप मेरे क्रेडिटर हो, इसको क्रेडिटर भी बोलता हूँ, यानी कि मैंने आपको पैसा देना है, ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये सारी बेसिक लेवल थी, सारी मैंने आपको बता दिया। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मैं आपको बताता हूँ, आज हम इस पर बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमेशा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसेट हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होता है। अगर आपके पास एसेट 5 के हैं ना, तो आपके पास कैपिटल भी 2.5 का होगा और लाइबिलिटी भी 2.5 की होगी, यानी ये और ये साइड दोनों मैच होनी चाहिए। इस इक्वेशन से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने निकालना है कैपिटल, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बताना है कि कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो ये वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने चेंज ही करनी है ना। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस हो रही है, अगर कैपिटल निकालना है तो लाइबिलिटी को उठा के इधर ले जाओ, तो ये यहाँ पे प्लस हो रही है, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, कैपिटल, अगर हम लोगों ने कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर ये इक्वेशन निकालने से हम लोग कैपिटल निकाल सकते हैं। देखो एसेट में से अगर लाइबिलिटी निकाल दोगे तो आपके पास कैपिटल आएगा, और कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी को हम लोग नेट एसेट भी बोलते हैं, कि आपके पास नेट एसेट कितने हैं, कि आपके पास खालिस एसेट कितने हैं। लाइबिलिटी से उसमें से निकाल दोगे तो बाकी आपके पास सिर्फ एसेट बचेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट। आप ये भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एसेट में से अगर लाइबिलिटी निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा नेट एसेट, और ये कैपिटल की इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसके बताई है, तो आप ये कह सकते हो कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट। मैं देखो इंक्रीज इन नेट एसेट, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो नेट एसेट भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन नेट एसेट will result in increase in net assets. अब मैं आपको एक छोटी बेसिक चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखें, ये पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट क्या होता है, एसेट क्या होता है, सारी चीज़ें। एसेट इसकी नेचर क्या है, जब ये बढ़ेगा तो ये
जब ये बढ़ता है तो ये डेबिट होता है, डेबिट। जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, जब ये डिक्रीज़ होएगा तो ये क्रेडिट होता है। इसकी ये नेचर है एसेट की, ठीक है। एसेट की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटी के। देख लो, जब ये बढ़ती है तो अगर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ेगी तो ये क्रेडिट होती है, ठीक है। जब ये डिक्रीज़ होएगी तो ये डेबिट होएगी। कैपिटल देख लो, कैपिटल भी जब इंक्रीज़ होएगा तो क्रेडिट होता है, और जब कम होता है तो डेबिट होता है। तब हम डेबिट करेंगे इसे। जो जो चीज़ें एसेट होंगी, जैसे प्री पेमेंट आ गया, जैसे आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, जैसे आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ गया, तो वो एसेट है ना हमारा, तो वो बढ़ेगा तो डेबिट होएगा, कम होएगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी जैसे कि ऑब्लिगेशन है, जैसे आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर बढ़ती है तो आपने क्रेडिट करना होता है, और जब कम होएगी तो फिर ये डेबिट होती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। ऑन 1st Jan X6 net asset of business were 25,000, ठीक है। 31 दिसंबर X6 को they had increased to 32,000, यानी कि साल के शुरू में नेट एसेट थे 25,000 और आखिर तक हो गए 32,000, यानी इतने से बढ़ गया ये। और ड्यूरिंग द ईयर ऑनर इंट्रोड्यूस्ड मोर कैपिटल, 10,000 कंपनी ने 10,000 का और डाला कैपिटल, और एंड मेड ड्राइंग्स कह लो या फिर विड्रॉल कह लो, विड्रॉल इन्होंने किया $7,000 का, 7,000, ठीक है। यानी कि नेट एसेट की जो साल के पहले दिन आपके पास 25,000 थे, साल के आखिर में आपके पास 32,000 तक हो गए। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था 10,000 का, उसमें से 7,000 आपने वापस निकाल लिया था। कैलकुलेट प्रॉफिट, ये निकालना है हमने। हम लोगों ने यहाँ पे मैंने अभी पढ़ाया जैसे ये स्टेटमेंट का, ये वाली स्टेटमेंट, ये इसमें इनसे निकालते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है, इंक्रीज इन कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल इंक्रीज होएगा, इंक्रीज इन नेट एसेट है ना, यहाँ पे नेट एसेट उस तरफ कैपिटल लिखते हैं,
इंक्रीज इन नेट एसेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, और माइनस ड्राइंग्स। यानी नेट एसेट अगर बढ़ता है तो हम लोगों ने कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल भी बढ़ेगा, और अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो इसमें प्रॉफिट यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, ये मैंने आपको बताया था प्रॉफिट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम इसे ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे। और जो ड्राइंग्स हैं, जो आपने खर्चा निकालना है, जो आपने कंपनी के से पैसा निकाला है, वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा। कि प्रॉफिट कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट निकालना है हमने, ये इंक्रीज इन नेट एसेट कितना आया है, इंक्रीज कितना हुआ है, ये देखो कंपनी के पास पहले कितना था 25,000, अब कितना हो गया 32,000। 32,000 पहले कितना था 25,000 पहले था, ये इंक्रीज़ आ गया, इंक्रीज़ इन नेट एसेट। ठीक है, पूरे साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन कैपिटल। अब इंक्रीज़, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल कितना डाला है, 10,000 का कंपनी में कैपिटल डाला है हमने। ऑनर ने 10,000 का इस ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑनर इंट्रोड्यूसेस मोर कैपिटल, 10,000 का मोर कैपिटल डाला है उन्होंने। ठीक है, ये इंक्रीज मैंने यहाँ से उठाया, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि पहले एक कंपनी आखिरी साल के आखिरी दिन प्रॉफिट हम लोगों ने आखिरी साल कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट साल के बाद में आखिरी दिन कैलकुलेट करते हैं ना, कि हम लोग देखते हैं कि पूरा साल हमने कितना कमाया। तो देखो 32,000 में से पहले कितना था, 25,000 पहले था। ठीक है, ये वाला निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया। अब आपने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हम लोगों ने निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके, प्रॉफिट कितना है इस साल का, माइनस ड्राइंग कितना है, 7,000 ड्राइंग से। इस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे, इन दोनों को पहले डिफरेंस ले लो, तो ये आता है 7,000। ठीक है, इज इक्वल टू 10,000 प्लस प्रॉफिट माइनस 7,000। अब इन दोनों को डिफरेंस ले लो, ये कितना है 7,000 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 कितना आता है 3,000 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो रहा है 3,000, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, प्रॉफिट आया 4,000 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आसानी से आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई मैंने, ये लिखा हुआ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन इज इक्वल टू इंक्रीज इन नेट एसेट। हम इस से कुछ भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। हम लोग ड्राइंग भी निकाल सकते हैं, हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैपिटल कितना बड़ा है, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे पहले बताया कि अगर तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब हम करते हैं टी अकाउंट्स, बहुत ही फेमस अकाउंट्स हैं ये, बहुत यूज़ होते हैं ये अगर रियल वर्ल्ड में। जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, तो ये अकाउंट्स आप टी अकाउंट्स का ही टी अकाउंट से ही आप सारे क्वेश्चन हल करोगे, और रियल लाइफ में भी टी अकाउंट ही यूज़ करोगे। मैं अभी बेसिक चल रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। टी अकाउंट अगर एसेट है, एसेट का टी अकाउंट, ये देखो ये टी है। टी अकाउंट में जो बेसिक होता है कि इस तरफ इसका डेबिट होता है और इस तरफ इसका क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर एसेट इंक्रीज होएगा तो इस तरफ आएगा डेबिट वाली साइड पे, अगर एसेट कम होता है तो इस तरफ लिखेंगे हम, यानी वो डिक्रीज होता है एसेट। अगर लाइबिलिटी है तो इसका टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है।
अगर इंक्रीज़ होती है, मैंने बताया था अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। यहाँ पे अगर बढ़ेगी तो इस तरफ आएगी, अगर लाइबिलिटी कम होएगी तो इस तरफ आएगी, इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़। अब कैपिटल का देखते हैं। कैपिटल का टी अकाउंट बना लो, इस तरफ डेबिट इस तरफ क्रेडिट। कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर कम होता है तो डेबिट होता है। तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे इसे। इनकम का देख लो, इनकम का टी अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अगर इनकम बढ़ती है, इनकम अगर बढ़ेगी तो इंक्रीज़ इस तरह क्रेडिट होती है, अगर कम होएगी तो डिक्रीज़ होएगी तो डेबिट साइड पे आती है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे, सपोज करें यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस का बना लेते हैं। एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। और ये टी अकाउंट्स यूज़ होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, यानी हर चीज़ की दो इफ़ेक्ट होंगे। हर डबल एंट्री क्या होता है, हर एक चीज़ के दो इफ़ेक्ट होंगे। ये मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। कंपनी की ट्रांजैक्शन है, सपोज करें एबीसी कंपनी की ट्रांजैक्शन है। कंपनी ने स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस। मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए इसके लिए। पहली आइटम क्या है, कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड इन्वेस्ट 5,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। दूसरी एंट्री हम बनाएंगे, कंपनी ने, सीओ लिख रहा हूँ, कंपनी बायस अ कार। कंपनी ने यहाँ पे गाड़ी खरीदी, बायस कार फॉर 1,000 कैश। फिर कंपनी ने गुड्स परचेज की, गुड्स बोट फॉर 500 का गुड्स खरीदा। कंपनी ने रेंट पे किया, रेंट पेड कितने का, सपोज करें 200 का कैश पे किया रेंट।
कंपनी को पैसा मिला, रिसीव्ड कैश, $500 फ्रॉम मिस्टर एक्स। एक आदमी ने कंपनी को 500 कैश दिया, ठीक है। कंपनी ने विड्रॉ किया मनी, विड्रॉल्स या ड्राइंग्स, कंपनी ने 100 कैश निकाला। इन सब का अब हमने अकाउंट बनाना है, डबल एंट्री बनानी है। अब देखो, स्टार्ट बिजनेस एंड इन्वेस्ट कैपिटल, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? इसकी बनेगी कैपिटल आया ना, कैपिटल बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे और कैश और कैपिटल क्रेडिट करेंगे। जैसे कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो मैंने बताया था कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का हम लोग टी अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल का 5,000 है कैश, तो यहाँ पे जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश 5,000। ये इसका टी अकाउंट बन गया। अभी देखो बाकी सारी चीज़ें कैश में है, तो हम लोग कैश का अकाउंट बनाएंगे। एक कैश का अकाउंट बना लेते हैं, ये डेबिट वाली साइड है और एक क्रेडिट साइड है। कंपनी बाइज कार, कंपनी ने कार ख़रीदी है ना, तो कैश दिया होएगा, कैश पे किया होएगा। जब कैश कम होता है तो कंपनी क्रेडिट साइड पे लिखती है, तो कैश आपने गाड़ी ख़रीदी है, ये देखें कैश यहाँ पे आ गया, ये कैश आ गया, ये कैश। कार, आपने कार ख़रीदी है 1,000 की, जब कैश दिया है तो कैश कम हो गया। आपने गाड़ी ख़रीद ली है, कैश पे कर दिया है, तो कैश आपके पास कम हो गया होगा ना। अगर कैश कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। फिर कंपनी ने ख़रीदा है जनाब गुड बोट फॉर 500, गुड्स ख़रीदी हैं, तो गुड्स आप ख़रीदोगे तो कैश कम हो जाएगा, फिर आप इधर ही लिखोगे 500, यानी कि गुड्स या परचेजेस लिख लो यहाँ पे, परचेजेस आपने की हैं इसकी, तो इसलिए आपका कैश कम हो गया, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। रेंट पेड, आपने रेंट पे किया तो यहाँ पे लिखोगे रेंट, कितना पे किया, 200 कैश पे किया, क्योंकि इसी साइड पे आएगा। ये कैश कम हो रहा है ना, ये कैश कम हो रहा है, इसलिए कैश डिक्रीज होता, कम होता है तो फिर क्रेडिट होता है। रिसीव्ड कैश, अब आपको कैश मिला है, या इनकम लगा लो, रिसीव्ड या इनकम कितनी आई है आपके पास, 500, इनकम 500। तो अगर आपके पास इनकम बढ़ती है तो ये देखो यहाँ पे लिखी आती है, तो हम लोग डेबिट करते हैं इनकम, तो इसलिए इस अकाउंट में इस तरफ आएगी, इस साइड पे लिखेंगे हम, ये एंट्री भी होगी। अब विड्रॉइंग, कंपनी की विड्रॉ किया तो ये कम हो गया होगा ना, तो जब कम होता है तो इस साइड पे लिखा आता है, तो ये विड्रॉ आ जाएगा, कितने से, 100 से। अब इनका बैलेंस ले लो, ये आता है 500, ये कितना आता है 5, 15, ये बैलेंस आएगा आपके पास यहाँ पे इस साइड पे बैलेंस, सॉरी, ये आता है 500, और ये भी आपने अगर कैश पे किया ना, तो इसका कैश आएगा। देखो कैपिटल आपने कैश पे, सारा क्वेश्चन कैश का ही है, तो इन्वेस्टमेंट के बजाय आप कैश लिख लोगे, यहाँ पे कैश कर दो, तो कैश बढ़ रहा है
तो फिर ये इस तरफ आएगा कैश। अब आप देखो 5500 इस तरफ आता है 5500, और इसका बैलेंस कितना आता है इस साइड का 1500, 800, 1800, ये 1800 आता है। 1800 में से अगर आप 5500 निकाल दो, इस तरफ वाली साइड का बैलेंस कम है तो ये बैलेंस में आएगा ये फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये बैलेंस कितना हो जाना चाहिए आपके पास, दोनों तरफ आपका बैलेंस 5500 होना चाहिए, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है ये आप नेक्स्ट ईयर इधर लिखेंगे आप। ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड अगले इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। कितना आएगा, ये वाला। ये देखो हम लोगों ने एक कैश अकाउंट तो बना लिया। अगर आप एक एक का अकाउंट भी बना सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है तो कार वाले अकाउंट में क्या होएगा, कार वाले टी अकाउंट में ये जाएगा आपके डेबिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कार। तो कैश यहाँ पे आपने कैश पे किया ना कार के बदले में, तो ये इस तरफ आएगा अपना डेबिट की साइड पे, क्योंकि आपने डेबिट हो रहा है तो 1000 इस तरह से, यानी रिवर्स आता है। अगर कार इस तरफ है ये कैश के अकाउंट में, तो कार के अकाउंट में कैश इस तरफ आएगा उल्टी साइड पे। इसी तरह से बाकी का भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे किसी को कुछ भी उठा लो, आप रेंट का उठा लो, जैसे रेंट का मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेंट। अगर हम रेंट का अकाउंट बनाएं तो रेंट के अपने अकाउंट में क्या होएगा, कैश वाले अकाउंट में रेंट इस तरफ आ रहा था तो यहाँ इस वाले अकाउंट में दूसरी साइड पे आएगा, इस तरफ आ जाएगा कैश। देखो कैश के अकाउंट में हम लोगों ने रेंट इधर लिखा है क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा था, कैश जा रहा था। तो रेंट वाले अकाउंट में कैश आप उसके उल्टी साइड पे, यानी इस साइड पे लिखोगे, इस वाली साइड पे। ये बेसिक है बेसिक, इससे तो आपको बाकी भी अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी भी आपके सारे इसी तरह से सारे क्वेश्चन हल होने हैं। अब एक चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है प्री अब एक चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है प्री पेमेंट एंड एक्रूवल। प्री पेमेंट जैसे मैंने बताया था कि वो पेमेंट जो आपने एडवांस में दी है, जिसके भी पैसे आपने जो एडवांस में दे दिए, जो अभी आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया अभी तक, आपने बस एडवांस में दे दिया उसका पैसा। ठीक है, प्री पेमेंट आपने पेमेंट इन एडवांस किया, आपने जो पेमेंट इन एडवांस की है वो वाली प्री पेमेंट आएगी। एक्रूवल का क्या मतलब है, जो आपने अभी पे कर दिया लेकिन आपको अभी उसका फ़ायदा अपने प्री पेमेंट वो है जिसका आपने फ़ायदा नहीं उठाया, और एक्रूवल बेसिस वो है जिस पे आपने इनवॉइस नहीं आई, आपने एक्सपेंस पे किया। यानी एक प्री पेमेंट वो है कि पेमेंट इन एडवांस, आपने चीज़ ख़रीदी और उसके आपने अभी चीज़ अपने हाथ में नहीं ली, आपने उससे बोला ये मेरे से ले लो,
मैं मोबाइल आपसे 3 दिन के बाद ले लूँगा, एडवांस में मेरे से पैसे ले लो, तो वो आपकी प्री पेमेंट है। जैसे कि आपने कार इंश्योरेंस लगा लो, कार इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने पूरे 12 महीने के लिए होती है कार इंश्योरेंस, और आप पहले दिन में दे देते हो। आप इंश्योरेंस वाले ऐसे ही करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई आगे पता नहीं एक्सीडेंट होएगा कि नहीं होएगा, हमें एडवांस पेमेंट चाहिए पूरे साल की, यानी कि आप पहले साल के पहले दिन ही आप पैसे पकड़ा देते हो उसे, और फ़ायदा उसको आप 12 महीने के बाद आप फ़ायदा ओवर द टाइम लेते हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके इंश्योर्ड होता है हर महीने। तो ये पेमेंट आ गई। एक्रूवल में क्या होता है, आपने बिजली का बिल पे करते हो, सपोज़ आपको जो है ना हर 3 महीने के बाद बिजली का बिल आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपने एक्रूवल बेसिस में पेइंग विदाउट द इनवॉइस, पेइंग विदाउट इनवॉइस, आपके पास अभी इनवॉइस नहीं आया, आपने पे कर दिया, आपको पता नहीं है कि कितना बिल बनेगा, लेकिन आप कहते हो चलो इतना पे कर दो, ऊपर नीचे जो होएगा बाद में देख लेंगे। यानी जैसे कि कुछ कंपनीज हर 3 महीने के बाद बिल पे करती हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च, इसका बिल मार्च में पे करेंगे, फिर जून जुलाई अगस्त, ठीक है, फिर जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून। तो अगर आपका कुछ कंपनी 31 दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी का 30 जून, तो जिस कंपनी का 30 जून होएगा ईयर एंड, तो वो तो ये कहेगी यार अभी तो मेरे पास बिल नहीं आया, तो मैंने तो पे करना है, हम लोगों ने 3 महीने बिजली इस्तेमाल की है, यानी जो जून के आखिर में आपने बिल लाना था अभी नहीं आया, तो आप कहते हो यार अभी अमाउंट डाल दो, तो वो आपकी एक्रूवल अमाउंट होएगी, एक्रूवल बेसिस। आपको एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी हम लोग प्री पेमेंट की एग्जांपल करते हैं। आपने 2002 में बिजनेस स्टार्ट किया, ईयर एंड आपका है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 31 दिसंबर x2, यानी कि 12 महीने का है। इस दौरान आपने इंश्योरेंस पेमेंट किया, इंश्योरेंस पेमेंट किया आपने, किस तरह से किया, आपने कहा है कि 5 जनवरी को आपने पहली इंश्योरेंस की किस्त दी है, 5 जनवरी 2000 को, 2000x2 है, 2000x2 यानी सारे x2 ही हैं। 2000x2 को पहले 5 तारीख को जो पेमेंट की है हम लोगों ने, पेमेंट की है $800 पे किया फॉर 6 मंथ्स के लिए। ये जो पेमेंट है वो 6 महीने के लिए है। ड्यू एंडिंग कितना है, 30 जून तक है x2, ठीक है। फिर आपने अगली पेमेंट की है 15 जून को, x2, 2002 लगा लो या x2 लगा लो, कितना पे किया, $2000 पे किया आपने फॉर 12 months to 30 जून x3। आपका फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है दिसंबर में। 5 जनवरी को आप पे कर रहे हो 800, जो 6 महीने के लिए है, 6 months टू, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक के है 2000x2, यानी कि साल के अंदर अंदर ख़त्म हो रहा है ये। फिर आपने दूसरी पेमेंट की है 15 जून को, तो 15 छोड़ दें आप, 15 दिन का छोड़ दें आप, पूरा जून गिने, जून जुलाई, ये 12 महीने के लिए है, तो जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने,
फिर आगे 6 महीने की आपने एडवांस पेमेंट कर दी। इसका मतलब ये है आपने 15 जून को पे किया है 2000, जिसमें से 6 महीने आपके दिसंबर तक इसी फाइनेंशियल ईयर के हैं और 6 महीने अगले साल के लिए हैं। इसमें से 6 मंथ्स फॉल्स इन दिस ईयर एंड, और जो 6 मंथ हैं उसमें से जो 6 मंथ हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए, वो नेक्स्ट ईयर में फॉल करते हैं। ये प्री पेमेंट का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे अभी? ये देखो, अभी हम लोग इसका टी अकाउंट बनाते हैं। इंश्योरेंस का टी अकाउंट, ये एक्सपेंस है। जब मैंने बोला था एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो किस साइड पे आता है, अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंस इस साइड पे आता है। तो हम लोगों ने कैश पे किया है, ये देखो कैश पे किया है 5 को। कितना पे किया है? 800 कैश पे किया है। फिर हम लोगों ने 15 जून को पे किया। कितना कैश पे किया हम लोगों ने? 2000। टोटल कितना हम लोगों ने पे किया? 2800 पे किया टोटल। इधर भी 2800 आना चाहिए। ठीक है, इसमें से इस वाली अमाउंट में से मैंने बोला था कि 6 महीने इस साल के हैं और 6 महीने अगले साल के हैं, यानी कि 6 महीने की अमाउंट कितनी आती है? 2000 में से 6 महीने आपके प्री पेमेंट के, यानी कितना आता है? 1000। ये आपकी प्री पेमेंट है कि आपने 1 साल पहले ही पेमेंट कर, ये अभी इसका फ़ायदा नहीं उठाया, आपने पेमेंट कर दिया तो 1000 प्री पेमेंट आ गई आपकी। बाकी कितना है? इसमें से 1000 निकाल, अब बाकी इसका सिर्फ डिफरेंस ले लो। 2800 में से 1000 निकाल दो, 2800 बैलेंस है ये वाला। इसमें से 1000 तो प्री पेमेंट है, तो बाकी कितना है आपके पास? ये आपके पास आया 1800, यानी 1800 इस साल का खर्चा है। ये इस साल का करंट एक्सपेंस है। ये किस में जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या जाए? कौन सा एक्सपेंस जाएगा? जो इंश्योरेंस का हम लोगों ने इस साल पे किया, ये वाला टोटल, यानी 800 इसमें से 800 और 1000 इसमें से, क्योंकि 6 महीने इस महीने फॉल कर रहे हैं, यानी 1800। 8 प्लस 1000 जो 6 महीने इस साल के हैं, यानी ये वाला भी लिख लो 1800। ठीक है, इसमें से ये पेमेंट एडवांस में है, तो ये तो अभी नहीं ना पे की, ये इसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये हमारी प्री पेमेंट है। तो ये जाती है हमारी किस में जाएगी? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। किस साइड पे जाएगी? करंट एसेट में, क्योंकि ये हमारा एसेट है, ये हमारा एसेट है। प्री पेमेंट इसमें आएगी। कितनी आएगी? 1000। ये देखें, ये सारा प्री पेमेंट का केस आ गया आपके पास।
चलिए आज आखिरी जो केस पढ़ते हैं वो है अक्रूवल का। आखिरी एग्जांपल करते हैं अक्रूवल की, अक्रूवल बेसिस की एग्जांपल करते हैं। कंपनी ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2021। ठीक है, ईयर एंड है कंपनी का 31 मार्च 2001। इन्होंने फॉलोइंग पेमेंट की है, दे मेड फॉलोइंग पेमेंट, दे मेड फॉलोइंग पेमेंट्स। इन्होंने ये जो है नीचे जो पेमेंट अभी मैं लिखूँगा ये इन्होंने की है 18 जुलाई को इन्होंने पे किया है सपोज 2000 को इन्होंने पे किया है $500 3 मंथ्स के लिए टू 30 जून 2000। एक पेमेंट ये आ गई। दूसरी पेमेंट इन्होंने की है 22 अक्टूबर की। कितनी पेमेंट की है? $600 3 मंथ्स के लिए। ये कितने से 30 सितंबर तक की। फिर उन्होंने पेमेंट की है 14 जनवरी को 2001। कितनी पेमेंट की है? 750 की 3 मंथ्स के लिए। ये भी दिसंबर 2000। ओके, अब यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एज एट 31 मार्च X1 लाइक 01 सॉरी 01, ये मेरी आदत पड़ी है इसकी X1 कहने की। कंपनी एस्टिमेटेड 950 for 3 months to 31st March। He has never इस कैनडा को बिल नहीं मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने वही निकालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीज़ आएगी और एक्सट्रैक्ट निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस का। रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्ट्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या जाएगा। ये ले जनाब,
इन्होंने क्या किया है, मैं क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने 1 अप्रैल को 2000 को बिज़नेस स्टार्ट किया। अप्रैल से 31 12 महीने के लिए है, यानी अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इनका अकाउंटिंग पीरियड है। ये इनका अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है। अब इन्होंने 18 जुलाई को पे किया था 500 3 महीनों के लिए, जो 30 जून है। 30 जून इसी साल के अंदर फॉल करता है, इस साल के अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, अब हम टी अकाउंट बना लेते हैं। ये देखें, टी अकाउंट बनाते हैं किसका हम लोग, एक मिनट इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। टी अकाउंट बनाएंगे हम लोग टेलीफोन का, क्योंकि सारे टेलीफोन के बिल है ना। हम लोगों ने एग्जांपल लिए कि टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं सारे। ठीक है, टेलीफोन का भी हम लोग बनाएंगे इसका टी अकाउंट। सबसे पहले 18 जुलाई को पेमेंट की ना इन्होंने, कैश पे किया। कितना पे किया, 500। ये मैं इस तरह से कलर में कर देता हूँ। ये 500 पे किया, ये वाला 500, ये 500 इधर आ गया, क्योंकि ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो इस तरफ आता है, डेबिट साइड पे आता है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैश। फिर आपने पे किया है, कितना पे किया कंपनी ने अक्टूबर को, ये पे किया 600, कैश पे किया। कितना पे किया, 600 पे किया। और ये कितने कब तक है, 30 सितंबर तक है। ये भी इसी साल के अंदर आता है, इसी साल के अंदर, इसी डेट के अंदर आ रहा है। फिर हम बात करते हैं $750, 14 जनवरी को पे किया 750। ये कब का है, दिसंबर 2000 तक का। ये भी इसी साल में आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मैं इससे कर देता हूँ। ये देखें, एस्टिमेटेड, इतना हम लोगों को एस्टिमेट है कि हम लोगों ने इस क्वार्टर का, इस लास्ट 3 महीने का अभी तक बिल नहीं आया, उसका फ़ायदा उठा लिया हुआ है। तो अभी तक बिल नहीं आया, इसको पे तो करना ही है हमने, इसको पे तो करना ही है। 950 हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम लोगों का भी बिल नहीं आया, लेकिन हमने पे करना है। यहाँ पे लिख लेंगे एक्रूवल, ये हमारा एक्रूवल हो जाएगा। इसका अमाउंट आता है 2800। इन सब को ऐड करोगे तो आता है 2800। ये सारा का सारा आपका एक्सपेंस है ना। आपने एक्सपेंस, ये एक्रूवल बेसिस आपने पढ़ा होगा कि अगर तो आपको एक्सपेंस है, आपको लगता है कि एक्सपेंस होना है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। तो इसलिए हम लोग ये एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सारा का सारा 2800 ले जाएंगे उसमें। ये दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। देखो, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। कौन सी चीज़ कहाँ लेके जानी है वो देखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड एक्सपेंस में लेके जाते हैं हम लोग। एक्सपेंस कौन सा लेके जाएंगे, टेलीफोन का एक्सपेंस। कितना लेके जाएंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला 2800 पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। ये तो हम लोगों ने बना ली प्रॉफिट एंड लॉस। अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बनती होती है एज एट, उस दिन से बनाते हैं ना, कि हम लोग देखते हैं कि आज हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। एज एट डेटेड 31 मार्च को हम लोग आखिरी दिन में बना रहे हैं कंपनी के। इसमें क्या चीज़ आएगी, ये देखें,
ये चीज़ आएगी, सिर्फ एक चीज़, क्योंकि ये अभी हमने इनवॉइस नहीं आई, हम लोगों ने सिर्फ ये पे किया है। हम कहते हैं इसकी इनवॉइस आएगी तो हम लोग ये देख इसको बाद में सेट ऑफ करेंगे। तो ये आपकी लाइबिलिटी है ना, एक्रूवल बेसिस पे ये लाइबिलिटी है आपने कि आपने पे करना ही करना है। तो ये करंट लाइबिलिटी में जाएगी। ये करंट लाइबिलिटी में जाएगी। किस नाम से जाएगी? एक्रूवल के नाम से जाएगी। एक्रूवल कितने का? 950 का। ये सारी बन गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको मैं थोड़ा डबल एंट्री कर दूं इससे पहले हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करें। एक्सपेंस जब हम पे करते हैं, जब आप कोई भी एक्सपेंस करोगे तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या करना है? अगर एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ता है तो डेबिट होता है। हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश या बैंक को। अगर आपने कैश से पे किया, ये कैश जा रहा है ना, अगर कैश जा रहा है हाथ से तो क्रेडिट करेंगे। कैश कम हुआ है, यहाँ पे कैश कम हुआ है यानी कैश जा रहा है और आपने एक्सपेंस बढ़ गया आपका, आपने इसलिए डेबिट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया बैंक को। ये तो आ गई एक्सपेंस की एंट्री। प्री पेमेंट में क्या करते होते हैं हम लोगों ने? प्री पेमेंट डेबिट करते हैं और एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं जब आपने, अगर तो आपने प्री पेमेंट किया। ये रिवर्स, ठीक है। ये क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स है। इसके बाद हम लोग, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक रखता हूँ अभी। ये डबल एंट्री जितनी भी हैं ये हम लोग इस यहाँ तक हम लोग अभी पढ़ते हैं। ये वाली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, क्लोज करना है अकाउंट्स को, यानी हर साल के बाद हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। चलें आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ डू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट माई चैनल। Let your friends know and let them know. Please do subscribe it. We will complete more in near classes. Okay, see ya. Take care. Bye.